दर्शक मित्रों, पिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो वैश्विक पटल पे जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक समस्याएं जो बढ़ गई है उसकी। मगर आज के दिन में क्या हुआ वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। आज के दिन में हुआ ऐसा है कि फिलिस्तीन में एक अस्पताल के ऊपर जाके एक मिसाइल गिरा है, जिसकी वजह से कोई बोल रहे हैं 300 लोगों की, कोई बोल रहे हैं 500 लोगों की मौत हो गई। नेचुरली लोग कहते हैं, हमास का दावा है, हमास कहता है कि इजरायली सशस्त्र दलों ने ऐसे निर्दोष लोगों को मार दिया, देयर विक्टिम कार्ड इज स्टार्टेड। जबकि इजरायली सेना ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये इस्लामिक जिहाद का कार्य है। उनका एक मिसाइल वो फायर करने जा रहे थे, मिसफायर हो गया, जाके वहीं पर अस्पताल के ऊपर गिरा। कुछ भी हो, बड़ी हताहत हुई है। उसकी वजह से आज सुबह, आज के दिन में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वाज टू हैव अ टॉक विद बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ में। इजराइल के अंदर, इजराइल पहुंच के उसमें बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने जाहिर कर दिया कि अब हमारा समय आ गया है ऑपरेसर के सामने लड़ने का। लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर इजरायली एम्बेसी में अटैक किया गया। अभी तो खबर यह भी आ रही है कि यूएस और ब्रिटिश एम्बेसी के ऊपर भी अटैक हो जाएगा। तो मतलब ये जो हमास और इजराइल के बीच में पिछले 9 दिनों से जो युद्ध चल रहा है वो अभी फैलने की संभावना है। और ये अभी टेरर के सामने एक सोवरेन राष्ट्र का युद्ध नहीं रहने वाला है। जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अब ये बढ़ के कुछ और हो जाएगा। दो सिविलाइजेशन के बीच बन जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ऐसे में हम बात करेंगे जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस के साथ में दूसरी भी ऐसी कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे कि हमास, जो अपने सर पे लेके बैठा है कि फिलिस्तीन के लिए हम करेंगे, हम मर मिटेंगे। उधर हिजबुल्लाह है लेबनान में। पाकिस्तान में तो हमें पता है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसे बहुत से बिन सरकारी जिसे कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। भारत के पास ऐसा कुछ है क्या? उसकी भी बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हुए फिर से इंडिया क्रॉनिकल्स के उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये जो आज की जो गतिविधियां है, क्या लग रहा है आपको कि वेयर इट्स ऑल हेडिंग टू? क्योंकि मुझे तो कुछ और समझ में आता है और जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है शायद। आप बताइए पहले, फिर मैं उसमें बटन करता जाऊंगा। उमेश जी। देखिए, दिस इज अ केओस, और केओस जो होता है हमेशा अमेरिका को सपोर्ट किया जाता है। और ये केओस चालू हो गया था 2020 में, जब वैक्सीन, जब ये ग्लोबल वायरस रिलीज किया गया था, इंजीनियर्ड वायरस। फिर लास्ट ईयर जब यूक्रेन रशिया का वॉर चालू हुआ था, तब एक वापस एक केओस आ गया था। ये एक मिडिल ईस्ट का जो है, इट इज एक्चुअली, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूएस और चाइनीज इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है। आप देखिए, चाइना लास्ट ईयर उन्होंने ट्राई किया था कि ईरान के साथ उन्होंने 25 साल का एक अग्रीमेंट साइन किया था, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का उन्होंने वादा किया था। सेकेंड, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में दे हैड ब्रोकर्ड द पीस। यूएस भी चाहता था अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में हो जाए। और आपको मालूम है कि 2019 में 4 कंट्री, मोरक्को है, जॉर्डन है, सूडान है और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड चालू का एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ये दोनों कंट्रीज आर ट्राइंग टू एक्सर्ट द इन्फ्लुएंस। इसमें एक चीज है कि पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट है, एक पेट्रो युआन अरेंजमेंट है। आज क्या होता था कि 1971 के बाद पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट चालू हुआ, जिसके अंदर अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बोला था कि आप सारी जितनी भी पेट्रोल आप बेचोगे, आप डॉलर में बेचोगे। अब क्या हो रहा है कि पेट्रो और युआन अरेंजमेंट चालू हो गया है।
आज बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर हैपनिंग इन युआन। कतर के साथ चाइना का चालू हो गया है, और सऊदी के साथ युआन में चालू हो गया है। इसमें एक और एक प्लेयर आ चुका है, रशिया। रशिया भी अभी क्या कर रहा है कि वो भी एक बायलैटरल ट्रेड स्वैप एग्रीमेंट्स कर रहा है। वो युआन में भी कर रहा है, रूबल में भी कर रहा है। सो ये जो मुझे लग रहा है मिडिल ईस्ट जो है, इट इज एक्चुअली राइट नाउ इसके अंदर एक जो ग्लोबल मॉनिटरी ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम है, वो एक मेन इसका जो तार रहता है, मुझे ये लगता है कि वो ग्लोबल मॉनेटरी ट्रेड सेटलमेंट्स का जो रस्साकशी चल रहा है, इसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ रहा है कि केओस बना रहे। अमेरिका नहीं चाहता कि इसराइल के रिलेशन नॉर्मलाइज हो, एक तरह से प्रॉब्लम चालू हो जाए। और इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसराइल अपना खुद का सॉवरिन, इसराइल तो सॉवरिन कंट्री है, बट उसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट सर्व करते हैं। बट राइट नाउ अब्राहमिक अकॉर्ड से इसराइल भी, इसराइल को फायदा होने वाला था। इसराइल चाह रहा था कि उसकी इकोनॉमी डेवलप हो इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस इंटरेस्ट। अब हमास ने जब हमला किया, तब अमेरिका ने क्या किया है कि सारे अरब वर्ल्ड को इसराइल के खिलाफ यूनाइट कर दिया है इनडायरेक्टली। दिस इज द गेम प्लान ऑफ द यूएस डीप स्टेट। अब इसराइल के पास कोई चारा नहीं है कि वो अमेरिका के पास बोले कि आप हमको हेल्प करो। अभी अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मेडिटेरियन सी में भेज दिए। इसका बिल कौन भरेगा? किसी ने सोचा है? उन्होंने इतने सारे हमले किए हैं, एवरी डे 1000 म्यूनिशंस, 1000 स्ट्राइक्स, अटैक्स कर रहे हैं। वो अमेरिका से बंकर बस्टर बॉम्ब्स मांग रहे हैं, इसराइल की टनल्स, ये गाजा स्ट्रिप में टनल्स को उड़ाने के लिए। इसका बिल कौन भरेगा? इसराइल का डिफेंस बजट देखिए, सारी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, जॉर्डन है, सीरिया है, इन सब से बढ़कर है। 18 से 20 बिलियन डॉलर है उनका बजट। और इसमें अगर आपको बता दूं तो इंडिया का डिफेंस बजट इज अराउंड, मेरे हिसाब से 60 से 70 बिलियन डॉलर है। तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है 140 करोड़ की, उसका बजट है 70 बिलियन डॉलर। और इसराइल 1 करोड़ से नीचे है, उनका 20 बिलियन डॉलर है। और आप थोड़े दिन पहले से देखिए, अमेरिकन कंपनीज के जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है बढ़ चुके थे। ट्रम्प के टाइम पे अमेरिका ने एक वॉर भी नहीं लड़ा था, और जब से बाइडेन आए हैं, वॉर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस मिला है। आप बड़े वॉर इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस तो मिला है, मगर सवाल ये उठता है साहब कि ये हमास और फिलिस्तीन के लिए ही है या फिर उनके पीछे बैठे हुए उनके आकाओं के लिए। तो मतलब मैं सीधी बात कर रहा हूं, ईरान, देन पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया फर्स्ट, एंड देन अल्टीमेटली चाइना। सी दिस इज वेयर द एक्सेस आर फॉर्म। इट्स वेरी क्लियर कि पिछले 10 दिनों में ईरान ने 10 बारी धमकी दी है, अगर आप ये करोगे तो हम कूद पड़ेंगे, आप ये करोगे तो हम कूद पड़ेंगे। 10 दिनों से हो रहा है मगर हुआ कुछ नहीं। जब से पता चला है कि यूएस इज सेंट 2 वॉरशिप्स, यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ये गेम भी हो रहा है। और दूसरी तरफ ईरान और चाइना, जैसे आपने बताया, दोनों के बीच में डील हुआ है, मगर कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं? चाइना इज नॉट टेकिंग ऑयल फ्रॉम ईरान, चाइना इज नॉट टेकिंग ऑयल। और अभी रिसेंटली बात बताऊं, मैं एक सवाल और ऐड कर लेता हूं आपके लिए। ऐसा क्यों है कि हर इस्लामिक देश के अंदर फिलिस्तीन के नारे लग रहे, ला इलाही इल्लल्लाही नारे लग रहे, मगर कोई वो देश के शरणार्थी को अपने यहां लाने को तैयार नहीं है। इजिप्ट बॉर्डर्स बंद कर दी, जॉर्डन मना कर रहा है, सीरिया ना बोल रहा है। एक खाली जस्टिन ट्रूडो है जो कनाडा में बोलता है मैं ये सबको कनाडा ले जाऊंगा। क्या बताएंगे, ये हो क्या रहा है? दिस इज अ फैक्ट। देखिए 23 लाख शरणार्थी अगर गाजा खाली करके फिर हमास के ऊपर हमला करें, दिस इज व्हाट एंथनी ब्लिंकन आई थिंक आस्क्ड एवरी वन ऑफ द गल्फ कंट्रीज, आप कितने शरणार्थी देंगे? डिड ही टेक एनीवन? देखिए
आप जो बोल रहे हो, आपने जो तीन चार एंटिटीज का नाम लिया है, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, हाँ, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। तो मैं इनके अंदर सीरिया को भी मानता हूँ। तो इसको बोलते हैं सिख नेशंस। सीरिया, ईरान, चाइना एंड कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनका एक्रोनिम बनाया गया था। पर इससे बड़ा, जो सबसे बड़ा जो एपी सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म है, वो है कटार। तालिबान के जो शेख है, दे आर बेस्ड इन कटार। हमास के जो टॉप इस्माइल हनिया लीडरशिप, इज इन कतार। तब हमास की टॉप लीडरशिप है, वो कटार से आती है। कटार इज अ फाउंटेन हेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अल जजीरा उनका चैनल है जो नॉर्मलाइज करता है, और उस कटार को यूएस ने पूरा सपोर्ट करके रखा है। तो एक तरह से एक ताना बाना बनाया गया था। तो मेरा ये, आपने जैसे बताया है चाइना, ईरान, सब लोगों के बारे में, नोबडी इज विलिंग टू टेक दिस रेफ्यूजीज, बट एवरीबडी वांट्स टू बी द, व्हाट यू से, द गार्डियन ऑफ द ग्लोबल उम्मा। अभी देखा जाए तो इस पैलेस्टीन विल बी यूज्ड एज अ टूल फॉर कंपीटिंग बाय 5 नेशंस टू बी द गार्डियन ऑफ द इस्लामिक उम्मा। एक है सऊदी अरेबिया, ईरान, फिर बाद में टर्की, यूएई। और उसके बाद टर्की, कटार। और ये सब चीज आपस में ये लोग लड़ेंगे, आपस में अपने पैलेस्टीन के इश्यूज को बढ़ाएंगे बस। कोई उनको सहायता देने वाला नहीं है। इजिप्ट ने तो बॉर्डर ही बंद कर दिया था, वो बोले कि हम तो खोलेंगे भी नहीं। नो बडी इज विलिंग टू टेक। मतलब पैलेस्टीन एक ऑर्फन स्टेट के जैसे हो चुका है। और इसराइल ने क्या बोला है? इसराइल ने यही बोला है कि आप सब नॉर्दर्न गाजा से आप सदर्न गाजा चले जाइए, हम वहां पे हमास का जो नेटवर्क है उसको डिसमेंटल करना चाहते हैं। आज अगर देखा जाए तो पैलेस्टीन नेशन कैन ओनली एग्जिस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ इसराइल। इसराइल के अंदर आपकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के नीचे है, पर 30% ऑफ द इजरायली पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मुस्लिम्स। ये आप सबको समझना पड़ेगा। वहां पे वेस्ट बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गाजा में प्रॉब्लम है, आप समझिए। और गाजा से जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था 2 साल से, इट वॉज अ वेल प्लान्ड अटैक। आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान से हथियार आए थे, ईरान ने सपोर्ट किया था, इन सबको दिस इज अ वेरी वेल थॉट प्लान। और मुझे ये नहीं लगता है कि इसराइल की मोसाद को मालूम नहीं था इसके बारे में। वहां पे भी एक कोलोसल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। तो एक तरह से सम एलिमेंट्स, जैसे बोलते हैं ना कि कोई बोलना नहीं चाहता, सबको मालूम है। जैसे वर्ल्ड कप में जब थोड़े साल पहले बॉब वुलमर की डेथ हो गई थी, सबको मालूम है किसने मारा है, पर कोई बोलना नहीं चाहता है। तो रूट ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहता है। सब लोग अपनी क्या बोलते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए चुप बैठे हैं, और जैसा सिचुएशन डेवलप होगा उस हिसाब से वो लोग स्टैंड ले रहे हैं। तो क्या आपका कहना ये सिंपल है। है, अभी 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 मैं सीधा साधा पूछ देता हूँ लोगों के लिए। आप बातें कर रहे हैं गोल 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 गोल, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ आपको उमेश। तो क्या आप ये मानते हैं डी डॉलराइजेशन के साथ में डी रेडिकलाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट इज हैपनिंग? वो जरूरी है, ये हो रहा है, क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? देखिए, डी डॉलराइजेशन इज अ वेरी लॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये 2014 में चालू हो गया था, जब क्रीमिया में रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया था। यस। एक ही रात में उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, और कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज कुछ भी नहीं कर पाया। यूक्रेन में भी उन्होंने बहुत ही स्लो ऑपरेशंस किए। रशिया ने अपना पावर यूज ही नहीं किया। द रीजन इज बिकॉज जो यूक्रेन के जो लोग हैं वो एथनिक रशियंस ही है, वो स्लैविक पीपल है। हाउ विल रशिया बॉम्बार्ड इट्स ओन सिटीजन्स? जो लोग बोलते हैं कि रशिया इज अ वेरी वीक स्टेट, उनको याद रहना चाहिए कि ग्रोजनी में चेचन रेबल्स के अगेंस्ट उन्होंने फायर पावर यूज किया था, खत्म कर दिया था पुतिन ने। सो रशिया नोज हाउ टू यूज इट रिसोर्सेज वेरी वेल। आज वर्ल्ड में सब लोग बोलते हैं कि सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है, चाइना है। आप दोनों के डेप्थ देख लीजिए, डेप्थ टू जीडीपी, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों कंट्री कंगाल हो चुके हैं। जबकि रशिया का डेप्थ टू जीडीपी 20% है। 3 चीजें जरूरी है वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर, ये रशिया के पास है। कॉमन सेंस की बात है। तो मेरा ये मानना है कि रशिया विल एमर्ज स्ट्रॉन्गर इन दिस मिडिल ईस्ट गेम। आज रशिया इज कोवर्टली सपोर्टिंग इसराइल। ऑन द सरफेस नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इज कोवर्टली सपोर्टिंग इसराइल। उन्हें मालूम है, इसराइल ऑल्सो नोस कि उनकी भी गलती है।
इसराइल ने क्या किया था, अजरबैजान के साथ मिलकर आर्मीनिया के अगेंस्ट अजरबैजान को सपोर्ट किया। हमास को किसने क्रिएट किया एज अ काउंटर टू पैलेस्टाइन अथॉरिटी? इसराइल ने तो क्रिएट किया। पीएलओ के सामने खड़े रखने के लिए हम। हाँ, तो आज इसराइल को फर्क, आज इसराइल इज reaping the fruits for the divisions it wanted to create in Palestine. बेंजामिन नेतन्याहू अभी काम बरोबर कर रहे हैं, ही इज डूइंग द राइट थिंग्स, उन्हें मालूम है कि क्या करना है। प्रॉब्लम क्या है, सपोर्ट यहाँ पे अरब कंट्रीज जो कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ वो बोलते हैं ना कि आर्म चेयर वॉरियर्स की जैसे लिप सर्विस दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अमेरिका बीच में, अमेरिका इज इंटरेस्टेड ओनली टू सेल इट्स वेपन्स। चाइना वांट्स टू इंक्रीज इट्स जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो चाहता है कि उसके इंटरेस्ट वहां पे बने रहे, इसके लिए वो कर रहा है। आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि चाइना वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इजराइल इन 2020-21। 2014 में जो गाजा को जो रॉकेट्स दिए गए थे सीरिया के थ्रू, वो चाइना से आए थे। व्हाट वाज मोसाद डूइंग? सबको चाहिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एवरीबडी कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो प्रॉब्लम तो कभी ना कभी आना ही है। अब सब एक्सपोज हो रहे हैं तो सब लोग ब्लेम गेम डाल रहे हैं, एक स्टोरीज बनाई जा रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अल्टीमेटली ये वॉर आज नहीं, डी रेडिकलाइजेशन होगा कैसे? देखिए, डी रेडिकलाइजेशन मैं चाहता हूं कि ये मुश्किल है, आज की सिनारियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा। जैसे ही हमास के ऊपर ग्राउंड इन्वेशन चालू होगा, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चालू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में आपने देखा है कि कैसे यूरोप में प्रॉब्लम्स चालू हो गए। आपने बताया कि एम्बेसीज पे अटैक हुआ है, लेबनान में अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हुआ है, जॉर्डन में इजरायली एम्बेसी पे अटैक हुआ है। आपको याद होगा 1979 में तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हुआ था। तब वो कितने दिन तक, 80 कल भी तेहरान में हजारों लाखों लोग रास्ते पर उतर आए थे। 80 to 90 डेज को चला था वो सीज। तो ऐसा ना हो जाए कि वर्ल्ड ओवर जूस का, इजरायली और जूस का जाना प्रॉब्लम में हो जाए। पीपल माइट स्टार्ट अटैकिंग जूस, और क्रिश्चियन वर्ल्ड में ऐसा ना हो जाए कि वहां पे सिविल वॉर चालू हो जाए। यूरोप इज ऑन द ब्रिंक ऑफ द सिविल वॉर। तो यू मीन टू से वहां पे रेडिकलाइजेशन खत्म ही नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये बढ़ेगा। आप खुद ही देख लीजिए ना, जब आप इजराइल अगर बॉम्ब करता है गाजा पट्टी पे और उसके बाद ग्राउंड इन्वेशन होगा, द एंटायर ग्लोबल मुस्लिम उम्मा विल हैव टू यूनाइट। तो ये डी रेडिकलाइजेशन होगा कैसे, वो बताइए मुझे। बट आर दे केपेबल? अगर समझ लो सब भी यूनाइट होके आ जाए, विल दे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस कंबाइंड फायर पावर? देखिए, फायर पावर की बात छोड़िए, ये होता है, बात होती है नॉन स्टेट एक्टर्स के, जैसे आपने बताया, उससे काम होगा। Nobody will be involved directly. Everybody will use others, मतलब किसी के कंधे पर रख के गोली चलाने की कोशिश करेंगे। इजराइल यूज करेगा किसी और एंटिटी को, अमेरिका यूज करेगा किसी और को। जैसे आपने बताया था, ईरान के पास उनका खुद का एक प्रॉक्सी मिलिशिया है, हिजबुल्लाह, हमास और यहूदी रेबल्स है। वैसे ही जैसे रशिया के पास अपना वैगनर ग्रुप है। मुझे आगे क्या लग रहा है कि एवरी अदर कंट्री विल कल्टीवेट अ प्रॉक्सी फोर्स, और इंडिया को भी करना पड़ेगा अपना प्रॉक्सी फोर्स, उनको भी करना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। दोस्तों, आपको ये बात कोई दूसरे टेंजेंट पे जा रही है, सुनिए आप। ये ज्यादा बोले, उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं एक दोस्तों, थोड़े कंप्लीट करता हूं। मैं एक चीज अभी कंप्लीट नहीं किया है। इवन अमेरिका के पास खुद की प्रॉक्सी फोर्स है। सीआईए का जो सीआईए अपना ग्लोबल ऑपरेशंस नारकोटिक्स ट्रेड से चलाता है, उसे अमेरिकन गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिलती है। ये आप दोस्तों, देख मैं यही बताने जा रहा था। ये कुछ बहुत बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। सीआईए अपना ऑपरेशन नारकोटिक ट्रेड से चलाता है, और अभी आप देख लीजिए मणिपुर सुलगता क्यों है। कुछ ताना बाना जम रहा है। अफगानिस्तान में 70% कॉफी का कल्टीवेशन अफगान तालिबान ने बंद कर दिया। ये क्यों पेट में दुखता है? जाइए सर, उमेश जी, चलिए आप।
और इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि आगे जाके वर्ल्ड यूरोप में विल बी द टेस्ट ग्राउंड फॉर क्लैश बिटवीन इमिग्रेंट मुस्लिम्स एंड रेसिडेंट वाइट्स। वहां पे आपने देख लिया फ्रांस में क्या हुआ था 2 महीने पहले। वहां पे पूरा फ्रांस सुलग चुका था। 10% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। स्वीडन इज नोन एज अ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्वे में प्रॉब्लम चल रहा है। जर्मनी में विमेन को बोला जा रहा है कि आप बिकनी पहन के मत उतरिए, आप बुर्किनी पहनिए। मतलब ऐसा हो चुका है कि समटाइम्स ये ऐसा ना बोल दिए कि शरिया कानून लगाया जाए यूरोप में। जो पीसफुल कम्युनिटी है वो तो कभी ये भी बोल सकते हैं कि द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो फ्यूचर क्वीन और समबडी रॉयल्स विल हैव टू डॉन बुर्का। ये होगा तो यही तो क्लैश क्योंकि ऑफ डीप सिविलाइजेशन है जो हम बता ही चुके थे जो होने वाला है। ये ये डीप स्टेट ये ट्राई कर रहा है। आपने थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा 4-5 साल पहले एक एक बच्चे की फोटो आई थी यूरोप के बॉर्डर पे, कि वो मरा हुआ फोटो ऐसे दिखाया गया था। उसके कारण सारे यूरोपियन कंट्रीज ने वर्ल्ड ओवर में नॉर्थ अफ्रीका से इतने सारे इमिग्रेंट्स उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। आपको मालूम होगा 95 to 96% उसके अंदर मेल्स थे, फैमिलीज नहीं थी। और अगर ये चीज अगर गाजा में होता है तो यहाँ पे एक्सोडस होगा 23 lakhs 2.3 मिलियन पीपल का। तो एक तरह से अमेरिका वांट्स टू क्रिएट अ सोशल अनरेस्ट इन यूरोप। नहीं तो मगर और लास्ट अभी समझ लो मुस्लिम उम्मा के 56 देश है, 56 कंट्रीज है, 23 लाख शरणार्थी बाहर आएंगे, तो एक कंट्री को तो कितना 30-35 हजार, कैन दे टेक इट? देखिए, अपने ब्रदर है। आपको आपको एक चीज बता रहा हूँ। इंडिया में रोहिंग्यास को इंडिया ने लिया था। जो ये म्यांमार के राखन प्रोविंस से उनको निकाला गया था। बांग्लादेश कुछ लाखों लोगों को ले लिया और इंडिया में करोड़ों रोहिंग्यास आ चुके हैं। इंडिया में अगर एक बात बता रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि 6 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं। 6 करोड़ पॉपुलेशन है यूके की। तो आप सोच लीजिए, ये लोग सिर्फ बात करते हैं, नाम के लिए सिर्फ बात करते हैं, कोई लेता कुछ ही नहीं है। और अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, 509 चेक पोस्ट बैठा रहा है अपने बॉर्डर पे, फेंसिंग करा रहा है। धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेकिंग अप टू द प्रॉब्लम। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी अरेबिक कंट्रीज नहीं लेने वाला इन लोगों को। उनको चाहिए ही नहीं। दे विल यूज इट, दे विल यूज द पैलेस्टाइन इश्यू फॉर देयर ओन बेनिफिट। इतना ही रहता तो ये बलोचिस्तान के मुस्लिम्स के बारे में क्यों नहीं बात करते? ये बात क्यों नहीं करते यूगुर मुस्लिम्स की? चाइना अपनी पीएलए आर्मी को उन्होंने क्या किया, 1 मिलियन जो मेन है उनको उनको भेज दिया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स पे। वहां पे जाके उनकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और पीएलए के सोल्जर्स जाके उनकी उनके फीमेल्स के साथ जाके उनके एक ही बेड पे सोते हैं। तब इनको ग्लोबल उम्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइना उनके मस्जिदों को टॉयलेट बना देता है। कोई कुछ कटार कुछ बोलता नहीं है। और अमेरिका के अगेंस्ट कैसे जाएगा? सब ताने बाने बुंदे हुए हैं। और एक ही कंट्री जिसने इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट एक बहुत ही बढ़िया काम किया, वो रशिया ने किया है। चेचेनिया में ग्रोजनी लेबल्स को कैसे उन्होंने पूरे अपने फायर पावर यूज करके नेस्ता नाबूद कर दिया था। इसको बोलते हैं काम करना। और वहां पे आपको मालूम होगा 6-7 महीने पहले जब रशिया में कूप हुआ था, प्रिगोजिन ने किया था, उस समय रशिया के प्रेसिडेंट के सपोर्ट में चेचन लीडर आ गया था। चेचन मुस्लिम लीडर आ गया था उनके सपोर्ट में। तो ये समझना, मेरा मानना ये है कि अगर गाजा, ये 2 स्टेट थियरी पॉसिबल ही नहीं है। गाजा और वेस्ट बैंक को इसराइल के सॉवरेनिटी में दे देना चाहिए। एंड अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें एक ऑटोनोमस एरिया एक बार दे देना चाहिए फॉर सेल्फ गवर्नेंस। बाकी जो भी है उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है, मूवमेंट है, एवरीथिंग इसराइल विल बी टेकिंग केयर ऑफ। सही बात है। क्योंकि वो 2 नेशन थियरी पॉसिबल ही नहीं है। और इससे आगे अगर कुछ हुआ तो WW3 जैसे लोग बोलते हैं, जो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी इज अलाइंड। कुछ लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि ईरान ने अब शायद
न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिया है। कल वहां पे 3 या 4 एक्सप्लोजन्स हुए हैं, सेस्मिक एक्टिविटीज दे हैव नोटिस्ड। अमेरिका अपने प्लेन्स भेज के पता लगा रहा है। अरे सर, और आपको कल एक पाकिस्तानी महिला असेंबली में, मतलब उनकी जो कोई मेंबर रही होगी पार्लियामेंट की, उन्होंने खुली धमकी दी है इजराइल को, दिया एटमी ताकत। और पाकिस्तान का एटम बॉम्ब पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए है, हम आपको खत्म कर देंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। देखिए, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि अराउंड 5 to 10,000 US special forces are stationed in Pakistan. They are guarding American nuclear assets. आज पाकिस्तान जिंदा इसके लिए है क्योंकि दे आर अलाउिंग अमेरिका टू गार्ड देयर न्यूक्लियर एसेट्स। ना तो फिर डेरा और वहां अभी भी तो धुआं निकल रहा है सर वहां से। हाँ, और एक चीज हो रहा है, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान धीरे धीरे हो रहा है। वहां के जनरल्स इतने करप्ट है कि अपने ही न्यूक्लियर वेपन्स वो किसी को भी बेच रहे हैं। अमेरिका को मालूम था। तो अब क्या हो रहा है, आज ईरान इज क्लोज टू अक्वायरिंग एनरिचमेंट करने, यूरेनियम एनरिचमेंट में 90% कैपेसिटी उन्होंने ले चुके हैं। दे आर ओनली फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम मेकिंग द फर्स्ट बॉम्ब। और जिस दिन वो बॉम्ब बन गया उस दिन मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ईरान के जो लीडर है खोमेनी, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि इजराइल को वो वर्ल्ड मैप से हटा देंगे। तो मतलब एक जेनोसाइड वाली बात कर रहे हैं। तो इजराइल हैज अ राइट टू एक्ट इन सेल्फ डिफेंस। मेरा ये मानना है। आज भारत को भी इजराइल से सीखना पड़ेगा कि कैसे दे हैव टू टेक डिफरेंट स्टेप्स। और इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ, अगर आप देखा जाए, इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल को बहुत सपोर्ट किया है इस टाइम पे। और इजराइल ने भी जब भी प्रॉब्लम हुआ है हमको, जैसे 1999 के कारगिल वॉर में, इजराइल वाज द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट अस। फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया है। बट उस समय एक चीज आप नोट करिए, जो भी कंट्रीज के मिलिट्री रिलेशंस है इंडिया के साथ, उन सब में प्रॉब्लम आ रहे हैं। रशिया के साथ प्रॉब्लम आया, फ्रांस से साथ प्रॉब्लम में आया, इजराइल के साथ हमारा अभी इजराइल में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये एक चीज मानना है कि मेरा ये मानना है कि ये ग्लोबली अमेरिकन डिफेंस कंपनीज वांट टू इंक्रीज द सेल्स। और जहां पे भी उनको कॉन्ट्रैक्ट, उनको लगता है कि ये सब कंट्रीज उनके एक कॉम्पिटिटर्स हैं, वहां पे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दो, तो उनकी सारे रिसोर्सेस विल बी गोइंग टू डिफेंड their borders. So globally, they will be able to sell the arms to both the factions, both the warring factions. उमेश जी, वक्त जरा भी नहीं बचा है। आप एक संक्षिप्त में 1 मिनट के अंदर बता दीजिए, what should India do? Do we have non-state actors? होने चाहिए? अगर नहीं है तो क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए? Definitely, we should have a non-state actors. We should create a force which globally हमारे इंटरेस्ट को बचाए रखें। जैसे अभी कनाडा ने बोला था कि हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स किए हैं उनके लिए, तो शायद हो रहा होगा, और क्यों नहीं करें। वी शुड आल्सो एम्प्लॉय दिस फोर्स। अरे सर, पाकिस्तान में तो रोज एक जा रहा है, रोज एक हिट लिस्ट वाला त्रासवादी मर रहा है। और अभी तो बात सर कुछ दूसरी आ रही है, कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़े नाम वाला आदमी टपक चुका है, मगर गवर्नमेंट ने अब तक बाहर नहीं किया, तो स्पेकुलेशन भी नहीं कर सकते। देखिए, मुझे तब खुशी होगी जब इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में मियां मिट्टी को एलिमिनेट कर दे। एवरी डे, एवरी ईयर 1000 गर्ल्स को वो अबडक्ट करता है, उनको मैरिज करके उनको छोड़ देता है। तो ऐसे जो बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है, जैसे वहां पे खालिदा जिया के जो ISI के साथ रिलेशनशिप्स है, इन सबको टारगेट करो। इंडिया नीड्स टू हैव इट्स ओन एक्स्ट्रा जुडिशियल फोर्स। एक कोवर्ट फोर्स होना जरूरी है जो सिस्टम के बाहर रह के काम करे, जिससे इंडियन गवर्नमेंट जब चाहे अब्सॉल्व कर ले अपने को। सिंपल है, व्हेन रशिया कैन कीप द वागनर फोर्स, चाइना अपनी मिलिशिया फोर्स रख सकता है, वो बॉर्डर में विलेजेस बिल्ड करने के अंदर वो अपनी आर्मी रख सकता है।
फिलीपाइंस के अंदर अपने फिशिंग फ्लीट बताता है, पर वो डिस्गाइज्ड PLA फोर्स है। इंडिया शुड ऑल्सो डू दैट। उसमें हमें शर्म रखने की बात नहीं है, बोलना चाहिए, और सबको बोलना चाहिए कि आप भी कर रहे हो। जयशंकर को बोलना चाहिए कि CIA, आप खुद अपने ऑपरेशंस नारकोटिक्स ट्रेड से फंड करते हो, मेक्सिको के कार्टल्स को सपोर्ट करते हो, कोलंबियन कार्टल। he stopped that during his recent visit with the US people. यस, वेनेजुएला के, उन्होंने बात की हाँ, है, जो बेतुक बात करते हैं और नहीं, ये सब चीजें बाहर आनी चाहिए, बातचीत आनी चाहिए, ये सब बात में करनी चाहिए, और हमें अपना पॉइंट्स रखना चाहिए कि आप कर सकते हो तो हमें भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में करने का हक है। डोंट लेक्चर अस। और आपको ये भी मालूम पड़ा होगा कि अभी जॉर्ज सोरोस ने अपना 25 बिलियन फिलैंथ्रोपिक एम्पायर को डाउनसाइज कर दिया है। 30% डाउनसाइज होगा ये पूरा, ये साल के एंड तक, और बहुत से लोगों की नौकरियां भी जाएगी जो उनके साथ काम करें। यस, वो होना चाहिए। और आपने बस बात बता दी कि टाइम हमारे पास कम है, तो दिस इज जस्ट आज जो हमने बात किया है, मेरे हिसाब से आई हैव नॉट बीन एबल टू शेयर इवन 25% ऑफ व्हाट आई नो। और इसमें बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे चीज हैं। वी कैन नॉट ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रख सकते कि ऐसा ही होगा वैसे ही होगा। इट इज अ फास्ट चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आज हमने जो बात की है और आज हमने जो बोला है, कल शायद चेंज हो जाए, क्योंकि जैसे सिचुएशन चेंज होगी, एवरी कंट्री विल टेक देयर साइड, दे विल चेंज देयर साइड। सही बात है, सही बात है। नहीं, ये तो होगा सर। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज इतनी झड़प से, जोर से बदलती है। 7 और 17 की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत बड़ा फर्क है। तो दर्शक जानते हैं ये। और मित्रों, आपसे तो अनुरोध एक ही है कि ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 तारीख, और 18 को रात को शायद आपके पास आ जाएगा ये वीडियो। तो उसी परिक्षेप में उसको देखिए। मैं आपको ये वीडियो के साथ में थोड़े विजुअल्स भी दूंगा जो हमने ओपन सोर्सेस से लिए हैं, कि जहां पर फिलिस्तीनी लोग 40 मीटर की जो वॉल बना के रखी है जी ने, उसको लांघ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वो वीडियो भी देखा होगा मैं, जहां पर पाकिस्तान में एक महिला, बुर्खाधारी महिला थ्रेटन कर रही है इजराइल को एटम बॉम्ब का। वो भी हो सकता है। और साथ में आज अभी एक न्यूज आया है, लंदन इज बीन कॉन्कर्ड, वो भी आपको दिखाऊं। फिलिस्तीनी समर्थकों ने किंग जॉर्ज के स्टैच्यू के ऊपर फिलिस्तीनी फ्लैग पहना दिया। देख, आपको ये भी बता रहा हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज के जो हेड है, कल ओलाफ शोल्ज जर्मनी के, उन्होंने विजिट किया था इजराइल। आज बाइडेन जा रहे हैं, कल ऋषि सुनक जा रहे हैं। कुछ दिनों में इमैनुअल मैक्रोन आपको दिखेंगे, फिर एंथोनी एल्बनीज दिखेंगे, फिर जॉर्जिया मेलोनी दिखेगी। So there will be lot of visits which is going to happen in Israel and in Gaza and in Palestine. मेरा ये मानना है कि जहां पे जो पैलेस्टाइन का जो रिप्रेजेंटेटिव है महमूद अब्बास, he is a real representative and a political heir of यासर अराफात। उनको आगे करिए, हमास को डिस्क्रेडिट करिए, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट अगर वॉर करना पड़े तो करना चाहिए। डी रेडिकलाइजेशन वो तो होगा ऐसा लगता है अभी आज के सिचुएशन। और अगर डी रेडिकलाइजेशन की बात हो रही है तो ईरान में खुमैनी को हटाना जरूरी है। That is what I'm thinking. The basic purpose of this, दो बेड़े, जहाजी बेड़े आने का मुझे तो पर्पस सिर्फ वही लगता है। ये कोई हमास और गजा के लिए you don't need 2 fleets. And I think that is what is going on. और आपको ये भी बता देता हूँ, 2 साल पहले ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनको इजराइल की मोसाद ने उड़ा दिया था। आप उसका भी एक आर्टिकल दे दिए, उन्होंने किस प्रिसीजन के थ्रू उन्होंने उनको असैसिनेट किया था। और दर्शक मित्रों, जाते जाते मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कहीं इजराइल प्रीएम्प्टिव अटैक करके ईरान, जिसके पास 600 बिलियन का फंड्स है, उसकी रिफाइनरीज को टारगेट करके उड़ा ना दे। That could happen. The pot is really boiling.
Middle East is really boiling and anytime anything can happen. But such things are being avoided with some sane minds up till now. Iran has also given 10 बारी धमकी दे 10 दिनों में 10 बारी धमकी देके उसने कुछ नहीं किया। तो देखिए, हाँ, आई विल से सेन माइंड और कोई नहीं है, वो व्लादिमीर पुतिन है। That sane mind will work. तो मित्रों, आज के लिए तो इतना ही, वक्त नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। आपको एक ही अनुरोध छोटा सा करूंगा, प्लीज आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सर आप देखते तो हैं, काफी लोग देखते हैं अभी आजकल, तो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारा हौसला बहुत बढ़ेगा। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर से जुड़ने के लिए हमारे साथ। फिर से बात करते रहेंगे हम बदलते हुए जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक की सिचुएशन। मित्रों नमस्कार, फिर से कहूंगा एक बार, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड अवर वीडियो।